एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर डेली डोज सीरीज। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है पामला। पामला का ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो ऊपर नीचे कहीं लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिए पहले और उसके बाद पार्ट 2 कंटिन्यू कीजिए। पिछली वीडियो में हमने 180 दिन 365 180 दिन में हमने प्रोविजनल अटैचमेंट, 365 में वो अटैचमेंट फाइनल, उसके बाद फाइनल अटैचमेंट होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी वेस्ट कर दी जाती है, वो उसको यूज करता है वगैरह वगैरह, हमने पढ़ लिए थे। और ये वाले जो प्रोविजन थे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे बोल के। ठीक है, तो आज हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अपीलेंट ट्रिब्यूनल से। ठीक है, हालांकि आपको देके रखा हुआ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके ऊपर अपीलेंट ट्रिब्यूनल, देन स्पेशल कोर्ट, देन हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये एक अपना प्रोसीजर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपीलेंट ट्रिब्यूनल। देखो मेन पॉइंट पढ़ना है, हर चीज लाइन पढ़ना इतना जरूरी नहीं है। तो एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। वो कौन सा अपीलेंट ट्रिब्यूनल होगा? जो कि स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफिट ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज करते हुए चलेंगे। फॉर्मूला के जो भी केस होगा वो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है अपील्स जाएगी अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। सेक्शन 26 डील विद द राइट एंड द टाइम फ्रेम टू मेक एन अपील। तो अपील अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जानी है तो कब तक जाएगी? तो देखो, पहली बात तो कौन कौन फाइल करेगा? डायरेक्टर और एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जो ऑर्डर है वो, उससे अगर आप खुश नहीं हो तो आप अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। या फिर कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, बैंक वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएट्स, तो उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज हो जाती है, तो वो खुश नहीं है। वो बोल रहे हैं हमने तो डॉक्यूमेंट शो किए फिर भी हमसे ऑफिसर पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं। चलो, वो केसेस भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या हो रहा है, कितने विद इन 45 डेज, 45 डेज कैसे? फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड बाय द डायरेक्टर इज रिसीव्ड। ठीक है, या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर जो है वो रिसीव हो चुका है, तो विद इन 45। और कॉन्डोनेशन डिले कब होगा? 45 डेज, वो भी तब अगर सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी उसको लगेगा हाँ जेन्युइन रीजन है, तभी इसको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दिया जाएगा। तो 45 प्लस 45 डेज मैक्स टू मैक्स। आफ्टर गिविंग द पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, अपीलेंट ट्रिब्यूनल पास इट ऑर्डर, कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। नेक्स्ट आता है द अपीलेंट ट्रिब्यूनल सेंड अ कॉपी ऑफ द एवरी ऑर्डर मेड टू किस को? द पार्टीज टू द अपील, द कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एंड द डायरेक्टर। टाइम फ्रेम क्या रहेगा? इसको जो अपने ये जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल को डिस्पोज ऑफ करना है विद इन 6 मंथ। ये जो टाइम लिमिट है ये एडवाइजरी टाइम लिमिट है, ये को फाइनल बोल के नहीं, खत्म करना ही होगा। पर एडवाइजरी टाइम लिमिट है कि 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द अपील आप अपील को डिस्पोज ऑफ कीजिए। नाउ डिसीजन टू बी बाय द मेजोरिटी एज यूजुअल। हम सब जगह पढ़ते हैं, कोई भी 2 मेंबर है वो डिफर कर रहे हैं अपने ओपिनियन में, तो जिस पॉइंट पे वो डिफर करते हैं वो क्या रेफर करेंगे? टू द चेयरपर्सन। ठीक है, और अपीलेंट ट्रिब्यूनल ऑन सच पॉइंट और द पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हु शैल बी हर्ड द केस इंक्लूडिंग दोस्त जो कि पहले ही है। तो सारे के सारे मेंबर मिलकर अब एक मेजोरिटी बनेगी, उसके हिसाब से देखा जाएगा, मतलब जो मेजोरिटी होगा वही डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पे। सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिसडिक्शन। तो जितने भी सिविल कोर्ट्स है, जो कोर्ट जिनको पता है कि ये अपीलेंट ट्रिब्यूनल की पार्ट है जो, तो यहाँ पे उनका कोई रोल नहीं है, वो ये केस लेंगे नहीं सिविल कोर्ट वाले। ठीक है, अब आता है अपील टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील करना है तो कौन सी अपील जाएगी? जो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट आता है, और जैसे कि आपने देखा था वहां पे 45 प्लस 45 डेज से हाई कोर्ट के अंदर 60 डेज के अंदर आपको अपील फाइल करनी है। जब भी आपका अपीलेंट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है, जब से वो ऑर्डर पास हुआ है उसके विद इन 45 डेज आपको क्या करना है? हाई कोर्ट में अपील फाइल करना, अगर आपको खुश नहीं हो तो। ठीक है, और कॉन्डमनेशन कितना जाएगा इसमें? फर्दर 60 डेज। तो यहाँ पे क्या है, 60 प्लस 60 डेज का आपका रूल एप्लीकेबल हो जाता है। अब हम बात करें कुछ स्पेशल कोर्ट के रिगार्डिंग। अगर अभी तक यहाँ क्लियर है तो 45 प्लस 45 अपीलेंट ट्रिब्यूनल प्लस हाई कोर्ट 60 प्लस 60। सेक्शन 43 ये बोलता है एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए ट्रायल ऑफ ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन को कि ये स्पेशल कोर्ट है। ठीक है, और वो यहाँ पे डिसाइड करेगा। ठीक है, मतलब डील करेगा पामला वाले केसेस को। इट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजिंग एंड प्रोवाइड दैट ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एंड एनी शेड्यूल ऑफेंस। जो भी शेड्यूल ऑफेंस है या सेक्शन 4 वाले जो ऑफेंस है वो यहाँ पे ट्रायल किए जाएंगे। ठीक है, और कंप्लेन मेड बाय द ऑथराइज्ड authority authorized in this behalf take cognizance of offense without accused being committed to it for a trial। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसफर हो सकता है, जो भी शेड्यूल ऑफेंस की वो स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सेम पावर एज दैट ऑफ द सेशन कोर्ट फॉर ए ट्रायल ऑफ ऑफेंस। ठीक है, अब आता है मेन चीज जिसपे क्वेश्चन आने वाला है ना, वो ये वाला पार्ट है, अच्छे से सुन लो।
नेचर ऑफ द ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट, जो नेचर ऑफ क्या ऑफेंस का क्या नेचर है, यहाँ पे जो ऑफेंस का नेचर है वो उसे हम कहते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल बेसिकली वो ऑफेंस होते हैं जिसमें वारंट इश्यू किए बिना आपको अरेस्ट किया जा सकता है, बेसिकली संगीन अपराध होता है, ठीक है। कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल, और उसमें बेल भी नहीं मिलती है। द पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी रिलीज ऑन द बेल और ऑन अ बॉन्ड अनलेस, क्या बोला यहाँ पे, बेल पे रिलीज नहीं करना, बॉन्ड पे रिलीज नहीं करना, अनलेस कब, the public prosecutor has given a opportunity to oppose the application for such release and with the public prosecutor उसको oppose करता है application को and the court is satisfied, क्या satisfied होगा वो, that is reasonable ground for believing that he is not a guilty, कोर्ट को लग रहा है कि भाई ऊपरा ऊपरी मुझे समझ में आ रहा है, प्राइमरी फेस से दिख रहा है ये गिल्टी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, चलो ये गिल्टी नहीं है, तो इसको काम करते हैं एंड ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन अ बेल, और ये बेल अगर इसको इश्यू कर दी जाएगी तो ये कमिट नहीं करेगा, ऐसा कोई हरकत नहीं करेगा, इन दैट केस उसको बेल दे दी जाएगी। बट इधर कुछ एक्सेप्शन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बड़ा अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। एनी पर्सन इज अंडर ऑफ एज, जो 16 साल का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उससे एक्सेप्शन है, मतलब उसको बेल दे दी जाएगी, ठीक है, आसानी से। इन केस ऑफ ए वुमन, अगर वुमन का केस है तब बेल दिया जा सकता है, या फिर सिक, इन केस ऑफ ए सिक और इन्फर्म पर्सन, बीमार है, ठीक है, तो इन दैट केस उसको बेल दे दिया जा सकता है, या फिर इज एक्यूज्ड इज ऑन और अलोंग विद अदर को एक्यूज्ड अ सम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, का जो सम है 1 करोड़ से नीचे, ठीक है, तो इन दैट केस बेल दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेल दे दी जा सकती है, मतलब केस टू केस वेरी कर सकता है, अगर पर यहाँ 4 केस अलग से कर दिए, एक तो 16 साल वुमन के केस में, इन्फर्म के केस में, ठीक है, बंदा, या फिर जो एक्यूज्ड है और जो अमाउंट जो सम है, जो ऑफेंस में जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, वो 1 करोड़ से नीचे है, तो इन दैट केस इट मे बी रिलीज्ड ऑन अ बेल इफ द स्पेशल कोर्ट सो डायरेक्ट, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ये सब इतना कोई इंपॉर्टेंट बोल के नहीं है। इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कब इन्वेस्टिगेशन करेगा, जब कोई ऑथराइज पर्सन उसको बोलेगा भाई तू चल वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर, ठीक है, इन दैट केस। ऑथराइज कौन, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स, तो हमने बोला था कि अगर कोई दूसरे कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला मतलब बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग है, तो हम भी बोलेंगे चलो तुम्हारे कंट्री के अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग है, तो हम मान लेते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग है, पर अगर हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग यदि मनी लॉन्ड्रिंग है तो तुम अपनी कंट्री में भी मान लेना कि वो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो ये एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किया जाएगा, असिस्टेंस एक दूसरे को दिया जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है बेसिकली क्रॉस बॉर्डर इसमें इन्वॉल्व होता ही है, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करेगी तभी जाके हम मनी लॉन्ड्रिंग को इस दुनिया से खत्म कर पाएंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब कोई भी एनी कंट्री, कोई भी कंट्री और ए प्लेस आउटसाइड इंडिया या अरेंजमेंट इज मेड बाय द सीजी विद अदर कंट्री थ्रू द टेरिटरी और अदरवाइज, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या रहेगा, फॉरेन कंट्री के साथ क्या एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है सीजी विद अदर कंट्री फॉर एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एक एग्रीमेंट करेंगे कि इस एक्ट में हमारे एक्ट में ये प्रोविजन है, ठीक है, तो उस यहाँ के जो प्रोविजन है उनकी कंट्री में लागू करवाएंगे, ठीक है, एग्रीमेंट के तहत, या फिर एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन का एग्रीमेंट करेंगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, या प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन द फोर्स इन दैट कंट्री, या इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है तू हमारी हेल्प कर, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मेरा जो एक्ट बोलता है कि ये ऑफेंस है तो तू भी मान ले वो ऑफेंस है, तेरा एक्ट जो बोलेगा ऑफेंस है तो हम भी मान लेंगे ये ऑफेंस है, ठीक है। तुम्हारी कंट्री से भाग के मेरी कंट्री में आएंगे, मेरी कंट्री से भाग के तुम्हारी कंट्री में जाएंगे, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे पकड़ेंगे उनको। अब आता है लेटर ऑफ रिक्वेस्टिंग टू ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, तो ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्टिंग वो कैसे होगा, इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। व्हेन an application is received by the special court that any evidence is required in respect of the investigation, इससे फ्रॉम होम बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो हमारा पहले बात कर रहे हैं कि हमें दूसरी कंट्री से कोई इन्फॉर्मेशन मंगानी है तो हम क्या करेंगे, स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, और वो कौन देगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई एनी अदर सुपीरियर इन रैंक टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो जो बंदा टॉप लेवल पे बैठा है वो बंदा सुपीरियर रैंक वाला एप्लीकेशन देगा स्पेशल कोर्ट को, और जो एविडेंस है हमें जो चाहिए इस केस से रिलेटेड वो उस कंट्री में हमें एविडेंस मिल जाएगा, या उस कंट्री में एक बंदा बैठा है वो ये एविडेंस दे सकता है तो उससे थोड़ी सी प्रोटेक्शन दे दी जाए।
तो ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट इट इज नेसेसरी लेटर टू हुम टू ए कोर्ट और ए अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। फॉर एग्जांपल लंदन ने बोला कि भाई तुम्हारे जो भी तुम्हें रिक्वेस्ट देनी है ना, तो हमने कोर्ट बना रखा है या हमने कोई अथॉरिटी बना रखी है, तुम इन अथॉरिटी को डील करो, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करो, वो तुम्हें दे देगी, हमने उनको परमिशन दे रखी है। तो बेसिकली समझ में आया, अगर मुझे इंडिया वालों को यूके वालों से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ या मैं कोई सुपर रैंक वाला बंदा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हमारे स्पेशल कोर्ट जो है उसको बोलूंगा, देखो भैया मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए, जरूरी है, उस कंट्री के पास ये एविडेंस, वहाँ पे एविडेंस मिल जाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट करो उनकी कंट्री को। और उनकी कंट्री में किसको रिक्वेस्ट करेंगे, उनके गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी या फिर कोई कोर्ट डिजाइन वो एलोकेट किया हुआ है, जो कि इंडिया की या कोई अदर कंट्री की जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको सुनेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक उसी तरह हमारे यहाँ पे पॉसिबल, अब हमारे यहाँ जो रिक्वेस्ट आएगी वो किसके पास आएगी, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी। इससे कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, एग्जांपल में अपने यूके, फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ऑफेंस और अ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, और सीजी फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट किसको, स्पेशल कोर्ट को। सीजी के पास रिक्वेस्ट चाहिए और सीजी क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट को बोलेगा देख भाई ये रिक्वेस्ट चाहिए, जरा ध्यान दे इसका, और अपना आदमी एकदम अच्छे से बढ़िया से इसका केस सॉल्व करके दे, या कोई भी अथॉरिटी जो उसको इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है। तो बस यही चीज है। अब अगर डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन सेक्शन 30 से भी सारी चीजें डिस्क्लोज करो वगैरह, इससे कोई इंपॉर्टेंट बोल के नहीं है। अब आता रिकवरी और फाइन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी आई वांट योर अटेंशन प्लीज। तो अभी तक अगर आपने सो रहे हो तो जाग जाइए, ठीक है। सबसे पहले आता है सेक्शन 62। ये क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर द वैक्सिशियस सर्च। बेसिकली ये फाइन जो लग रहा है ना, किसके ऊपर लग रहा है, कोई ऑफिसर के ऊपर या कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसने भी ऑर्डर पास किया कि इसके यहाँ पे जाके छापा मारो और वो प्रॉपर्टी को सीज करो, कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हूँ, ठीक है, बाद में पता चले कि कुछ है ही नहीं, मतलब एनी फेक सर्च करी थी। तो इन दैट केस जो भी ऑथोरिटी ऑफिसर है हु विदाउट रीजन रिकॉर्ड इन द राइटिंग, क्या बोला एक मिनट पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर हु विदाउट रीजन रिकॉर्डेड इन द राइटिंग। क्या मतलब रीजन भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, उसके रिकॉर्ड्स में हमने देखा रीजन भी नहीं है, और जाके उसकी सर्च कर रहा है, वहां पे प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है, फेक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिखा रहा है उनको वगैरह वगैरह, या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है, मतलब जब्त कर रहा है। तो इन दैट केस कोई भी सर्च किया है, कॉस्ट टू सर्च या डिटेन कर दिया फॉर, तो कोई भी अगर कुछ ऐसा करता है, डिटेन और सर्चेज और अरेस्ट एनी पर्सन शेल फॉर ई एवरी सच ऑफिसर, जो भी बंदा है, एवरी सच ऑफिसर लायबल टू बी कन्विक्शन फॉर एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000। तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी ऑफिसर गलत काम करता है, रिकॉर्ड नहीं करता रीजन राइटिंग में, या फिर मजिस्ट्रेट से बिना ऑर्डर लिए वो उस प्रॉपर्टी को सीज करता है, कोई भी ऐसी हरकत करता है, तो क्या 2 साल तक की जेल और 50,000 तक का फाइन, ठीक है, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, ठीक है। अब आता है पनिशमेंट फॉर द फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन। आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, अब ऑफिसर आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हो, तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो इन दैट केस आपके ऊपर फाइन लगेगा, सेम वही जो ऑफिसर के ऊपर था, 2 साल की मैक्स टू मैक्स जेल या फिर 50,000 का फाइन या फिर दोनों, ठीक है। और ये कब लगेगा, इफ एनी पर्सन बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ, वो लीगली बाउंड था कि सच बताने के लिए, उसने झूठ बताया, रिफ्यूजेस टू साइन ए स्टेटमेंट, उसको ये बोला कि ये स्टेटमेंट साइन कर दीजिए, आपने ये स्टेटमेंट लिखी, आप ये आपका ये बयान है, स्टेटमेंट साइन कर दो, वो रिफ्यूज करता है, ठीक है, या फिर जिसको समन इशू किया वो आता नहीं, अटेंड नहीं करता है वगैरह वगैरह। तो इन दैट केस ही शैल बाय वे ऑफ पेनल्टी नॉट लेस देन 500 बट विच में एक्सटेंड टू 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। समन इशू किया, झूठ बोला वगैरह वगैरह, वो जो ऊपर फाइन थी हमने वो देखी, और ये अलग से है, वहां क्या था, 2 साल तक की जेल, 50,000 का फाइन या फिर दोनों। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर ये 3 हरकत आपने करी तो 500 रुपया से लेके 1,000 रुपए तक आपका फाइन लग सकता है फॉर ईच फेलियर या डिफॉल्ट, ठीक है। ये कोई भी इसमें से ऑर्डर पास नहीं होगा, ठीक है, कोई भी ऑर्डर इसमें से पास नहीं होगा जब तक आपको एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दे दी गई हो, ठीक है। कोई भी ऑर्डर पास, कहीं भी कोई भी एक्ट हो, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है हमेशा, ठीक है। तो याद रखना, ये पॉइंट तो कॉमन सा पॉइंट है, हर जगह डाल देना। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, अ पर्सन हु इंटेंशनली डिसओबे एनी डायरेक्शन will liable to be proceeded against under section 120 of the IPC। अगर कोई इंटेंशनली कुछ कर रहा है तो आईपीसी एक्ट के तहत भी उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। चलो बात है कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस में क्या है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ठीक है, एक्सेप्ट विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय एन ऑर्डर इधर गिव सैंक्शन और रिफ्यूज टू गिव सैंक्शन विद इन 90 डेज। मुझे कोई ऑफेंस कॉग्निजेंस करना है, मतलब बेसिकली उसके ऊपर कार्रवाई चालू करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो,
90 डेज में वो परमिशन देगा, नहीं देता तो डीम टू बी अप्रूव, ठीक है, ऐसा कुछ मान लिया जाएगा। वैसा लिखा नहीं है तो वैसे नहीं बोलूंगा मैं ये चीज, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्शन देनी है, रिफ्यूज करना है, एक्सेप्ट करना, विद इन 90 डेज को डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, फॉर द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। रिकवरी ऑफ द फाइन, अगर आपको पे पेनल्टी जो भी आपकी फाइन वगैरह है, अगर आपने ये नहीं दिए कितने दिनों में, विद इन 6 मंथ, ठीक है, विद इन 6 मंथ की बात कर रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ फाइन पेनल्टी। किसी के ऊपर भी ये फाइन पेनल्टी लग रहा है, किसी के ऊपर भी, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। और रिकवरी प्रोसीडिंग कौन सी, जो इनकम टैक्स एक्ट में जो लिखी है वही वाली यहाँ पे लागू होती है। अब आता है ऑफेंस बाय कंपनी। कंपनी अगर कोई ऑफेंस करती है तो इन दैट केस किसको पकड़े? कंपनी को, बिल्डिंग को उठा के तो रख नहीं सकते, अल्टीमेटली उनके डायरेक्टर को पकड़ेंगे। चलो वो बताते हैं किसको पकड़ेंगे एग्जैक्टली। तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन वाज कमिटेड वाज इन चार्ज, वो बंदा उस जब ये ऑफेंस कमिट हुआ तो वो इंचार्ज था इस चीज का, तो उसको हम पकड़ेंगे जाके, ठीक है। नथिंग कंटेन सेक्शन बेसिकली विद, अगर वो प्रूव कर देता है कि विदाउट हिज नॉलेज ये बंदा ये काम हुआ है और उसने अपनी एक्सरसाइज ऑल द ड्यू डिलिजेंस हैज बीन एक्सरसाइज टू प्रिवेंट सच कॉन्ट्रवेंशन, तो इन दैट केस उसके ऊपर ये मतलब उसको हम ये नहीं बोलेंगे जब इसने कमिट किया है ऑफेंस, ठीक है। वही सेम रिपीट एंड इज प्रूव्ड दैट द कॉन्ट्रवेंशन हैज टेकन प्लेस विद द कंसेंट कॉन्ट्रवेंशन और एट्रिब्यूटेबल। अगर उसे प्रूव हो जाता है कि भैया गिल्टी है तो उसके ऊपर फिर ये आगे कार्रवाई चालू हो जाएगी एंड ही विल बी पनिश अकॉर्डिंगली। एक्ट हैज, ये जो एक्ट है पॉमला, इसके हैड ओवरराइडिंग इफेक्ट, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन केस ऑफ डेथ, ये छोटा सा पॉइंट है और रिपीटेटिव है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ये अटैचमेंट हुआ है एंड नो अपील अगेंस्ट फॉर द ऑर्डर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रिफर्ड, एक ऑर्डर पास हो चुका है, ठीक है, और कोई अपील फाइल नहीं हुई है, या फिर कोई भी अपील हैज बीन फाइल्ड और वो पर्सन मर जाता है, या फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर जाता है बिफोर द प्रिफरिंग द अपील, या फिर पर्सन मतलब उसका ऑर्डर आया और उससे इस शॉक से वो मर गया, ठीक है, तो पर्सन डाइज और एडजुडिकेट्स इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। तो जो भी है बेसिकली कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ सच पर्सन, वो ये अपील फाइल कर सकता है, ठीक है। और एज द केस में कंटिन्यू टू बी अपील बिफोर द अपीलेंट ट्रिब्यूनल इन सच इन प्लेस ऑफ सच पर्सन और द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 शेल, बेसिकली वो सारा का सारा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे रिपीट करिए, अगर हाई कोर्ट में अगर अपील फाइल करने का वक्त है और बंदा उससे पहले मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है, तो वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो ये, या फिर कोई ऑफिशियल असाइनी जो है, या ऑफिशियल रिसीवर जो बंदा है वो प्रेफर कर सकता है अपील, ठीक है। ऐसा नहीं वो बंदा मर गया तो उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल नहीं कर सकते, तो इस चीज को यहाँ पे क्लियर किया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकता है अपील, ठीक है। बात खत्म। तो कंक्लूजन वगैरह छोड़ो, अब आते हैं मेन चीज इस चैप्टर के क्वेश्चंस। वक्त है हमारे पास तो क्वेश्चन देख ले। देखो सेल्फ है, वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहला, द ऑफेंस अंडर दिस फॉर्मूला शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप सेल्फ खुद कर लीजिए एंड आई रिक्वेस्ट कि ये मनी, देखो जिसे मैंने बोला था स्मगलर कॉट इन द मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी जाएगी, यहाँ क्या है नार्कोटिक ड्रग्स वाला पार्ट है, तो हम मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी जाएगी 10, बट ऐसे लिखने से नहीं होता है। आंसर कैसे फ्रेम करना है वो देख लो। तो पहला आंसर सही है, चलो ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। अब आता है मनी लॉन्ड्रिंग, तो कैसे लिखना आंसर को, फ्रेम कैसे करना है। सबसे पहले तो थोड़ा सा बता दो, हूसोएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये कौन सा सेक्शन 3 वाली डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 के हिसाब से बताओ, इलीगली इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं फॉर द ट्रांसफर नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, और वो चीज यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है, ऑफेंस में। पनिशमेंट क्या है, नॉट लेस देन 3 बट मे एक्सटेंड टू 7 years, also be liable to fine, but with the proceed of the crime involve the money laundering of offense, para 2 of the part 2, the maximum imprisonment कितनी होगी, 10 से इंस्टेड ऑफ 7 years। तो ये चीज को यहाँ अच्छे से क्लियर करो। तो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। हाँ, ये बेसिकली कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल अरेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे बेल रिलीज पे बेल करना याद आया, मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन आता है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सेक्शन 45 वाली बात है यहाँ पे कि कॉग्निजेबल है नॉन बेलेबल है, ठीक है। नो पर्सन ऑफेंस रिलीज ऑन द बेल, कब तक, जब तक पब्लिक को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उस अपॉर्चुनिटी यूज करके वो कोर्ट को सर्टिफाई कर देता है कि उसके बाद रीजन है बिलीव दैट वो गिल्टी नहीं है, और प्लस वो ऐसा कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा वाइल ऑन अ बेल। और इसमें कुछ एक्सेप्शन थी, याद है, 4 पॉइंट थे, याद है, 16 साल, वुमेन, सिक और इन्फर्म पर्सन, और 1 करोड़ वाली बात। सॉरी फॉर द टेक्निकल इश्यूज। तो आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको। तो 16 साल वुमेन के केस में, इन्फर्म पर्सन
और 1 करोड़ वाली बात, ये पॉइंट याद है आपको? चलो अब आता है अपीलेंट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, तो इसमें याद रखना 45 डेज़ है प्लस कंडोनेशन 45 डेज़ का दिया जाएगा। और हाई कोर्ट में अपना कितना था 60 प्लस 60 का रहेगा। तो ये सब चीज़ें हाई कोर्ट में कौन से केस जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपनी बात, और एक पॉइंट अपना चलो ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं। एक ये सेकंड क्वेश्चन भी फटाफट देख लेते हैं। एमसीक्यू वाला था। मिस्टर राम गिव्स टू अ फ्रेंड कैश अमाउंट 2 लाख ईच इन केस ऑफ ए dire necessity for their business purpose. Later at the time, he asked of them in lieu of the same to buy the product via credit card and online transfer through the next couple of the month, the time for which is bill वगैरह वगैरह एडजस्ट वगैरह। तो बेसिकली ये पूछ रहा है यहाँ पे, डज द पेमेंट सिस्टम टू द क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांसफर आर कवर्ड अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? यस, पेमेंट सिस्टम में हमने ये चीज़ पढ़ी है, आपको शायद मैंने नहीं पढ़ाया होगा, बट हाँ, तो पेमेंट सिस्टम में क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना या सेटलमेंट करना कोई बैंकिंग के थ्रू, ये सब यहाँ पे कवर्ड होता है। तो नो वाला पार्ट तो वैसे ही देख दो आउट। तो येस वाला लग रहा है नो, 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 नो। ये देखो प्रूफ समझ में आ गया, सारे 3 पॉइंट नो के दिए इन्होंने। नो द पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, हैंस ऑल द ट्रांज़ैक्शन आर जेन्युइन। तो कहने का मतलब है, येस मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांज़ैक्शन डन बाय द क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन पेमेंट्स कम अंडर द फॉर्मूला। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑफेंस है। हेलो, सॉरी गाइस, मैं आई थिंक हैंग हो गया है। तो कहने का मतलब अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो सुन लीजिए। कहने का मतलब ये नहीं कि ये कोई ऑफेंस है। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक। तो कहने का मतलब क्या बोला था कि वो ऑफेंस है। हम ये बोल रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में ये चीज़ एक्ट में कवर्ड है या नहीं है? तो यस, द आंसर इज़ यस, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांज़ैक्शन डन बाय क्रेडिट कार्ड एंड द ऑनलाइन पेमेंट्स कम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं। यस, क्योंकि पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम दैट अनेबल द पेमेंट टू बी अफेक्टेड विद द पेयर एंड अ बेनिफिशियरी इन्वॉल्विंग द क्लियरिंग, पेमेंट, सेटलमेंट, सर्विसिंग ऑफ ऑल ऑफ देम। इट इंक्लूड द सिस्टम enabling क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन, मनी ट्रांसफर्स। ये वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, और ये रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और एनी सजेशन आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत सही लगे तो डू लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा बाय बाय।